माना जाता है कि केवल एक चीज इस दुनिया में हिंसा और आतंकवाद को खत्म करके शांति ला सकती है और वो एकमात्र चीज है न्याय। जहां न्याय नहीं वहां शांति नहीं, स्थिरता नहीं। इसलिए एक देश, एक राज्य या किसी क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है कि सबके साथ न्याय हो। गुजरात दंगों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को साल 2012 में ही क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन दंगों के पीड़ित साल 2022 तक अदालतों की चौखटों पर सर मारते रहे कि हमें न्याय नहीं मिला। गुजरात दंगों में सरकार और पुलिस की संदिग्ध भूमिका की दोबारा से जांच हो, लेकिन न्याय की अंतिम इमारत सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच करने से इनकार कर दिया। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस की भूमिका की पड़ताल करेंगे। बात करेंगे नरेंद्र मोदी पर लगे आरोपों की। क्या उन्होंने जानबूझकर दंगों को रोकने के लिए आने वाली आर्मी को बुलाने में देरी की? क्या अधिकारियों के मना कर देने के बाद भी उन्होंने जानबूझकर गोधरा से कार सेवकों के शवों को अहमदाबाद मंगवाया ताकि दो धर्मों के लोगों में आपस में दंगे भड़के? क्या वाकई में उन्होंने उन अधिकारियों को सजा दी जिन्होंने दंगे रोके और उन अधिकारियों को इनामें दी जिन्होंने दंगों में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? और उस मीटिंग का क्या सच है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसे निर्देश दिए जिनकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में हजारों की जान चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब और जांच एजेंसियों ने इन पर क्या कहा, उन सभी पहेलियों को टटोलेंगे और इस पूरी न्यायिक यात्रा से होकर गुजरेंगे, जिसके बाद मोदी क्लीन चिट लेकर निकले। नमस्कार, मैं श्यामवीरा सिंह। गुजरात दंगों की जांच के दौरान सबसे पहला सवाल उठा कि गोधरा से अहमदाबाद शवों को लाने का फैसला किसका था, जिसके बाद के दंगे भड़के। इसमें दूसरा आरोप यह था कि मृतकों के शव पुलिस और प्रशासन की संपत्ति होते हैं। उन्हें विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल को किसने सौंपा और किसके कहने पर सौंपा, जबकि गोधरा कांड के दिन ही विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद करने का ऐलान कर दिया था। कई अधिकारी आशंका जता रहे थे कि इस बंद के दौरान दंगे भड़क सकते हैं। बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद को सब क्यों सौंपे गए? जिस वक्त गोधरा कांड हुआ उसके कुछ ही घंटे के बाद दिन में करीब 2 बजे नरेंद्र मोदी गोधरा पहुंच गए। बाद में जांच के दौरान साल 2010 में एसआईटी की टीम ने जब शवों को अहमदाबाद लाने के फैसले पर मोदी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गोधरा कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग हुई थी और उसी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि एसआईटी से पहले जब सिटीजन ट्रिब्यूनल ने जब जांच की थी तो उसमें अपना स्टेटमेंट दर्ज कराते समय गोधरा की डीएम जयंत रवि ने कहा था कि मैंने मोदी के इस डिसीजन का शुरू में विरोध किया था, लेकिन मोदी ने ही उनकी बात नहीं मानी। हालांकि बाद में गोधरा की डीएम जयंत रवि ने अपना बयान बदल लिया और एसआईटी के सामने कहा कि सर्वसम्मति से ही फैसला लिया गया था। बयान क्यों बदला ये आप खुद सोचिए। खैर, जब गोधरा कांड हुआ तो उस वक्त अशोक नारायण गुजरात के गृह सचिव थे और गुजरात फाइल की लेखिका राना अयूब ने अपनी किताब में अशोक नारायण का स्टिंग शेयर करते हुए लिखा है, जिसमें कि अशोक नारायण कह रहे हैं कि मैंने एक बार बयान दिया था कि मोदी ने ही शवों को अहमदाबाद लाने का फैसला लिया था और इसके बाद ही सारे मामले ने तूल पकड़ा था। बहुत अधिक पड़ताल न करते हुए एसआईटी की टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिख दिया कि यह फैसला सर्वसम्मति से ही लिया गया था, क्योंकि ऐसा मोदी जी ने कहा था कि फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। जब इस दूसरे सवाल की पड़ताल की गई कि मृतकों के शव विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल को क्यों सौंपे गए जबकि वे पुलिस के पास रहने चाहिए थे, तो एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि गोधरा के तहसीलदार ने विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी जयदीप पटेल को खुद पत्र लिखकर कार सेवकों की डेड बॉडी सौंपने के लिए लिखा था। ये गलती करने के लिए उन पर विभागीय जांच होनी चाहिए। एसआईटी ने एक बार भी इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं की कि इतने बड़े संवेदनशील मामले में एक तहसीलदार किसी प्राइवेट आदमी को इतने सारे शव कैसे सौंप सकता है, जबकि इसी एसआईटी को तहसीलदार एमएल नलवाया ने कहा था कि वो जयदीप पटेल से ना मिला था और ना उन्हें जानता था। एसआईटी ने सिर्फ गोधरा की डीएम की बात मान ली कि जिसने कहा था कि सारी गलती तहसीलदार की थी, जबकि तहसीलदार ने खुद ये बयान दिया था कि मुझे डीएम और एडीएम ने ऐसा करने के लिए कहा था। एसआईटी ने उसकी बात नहीं मानी। शुरुआत में गोधरा की डीएम जयंत रवि ने भी एसआईटी के आगे बयान दिया था कि शवों को जयदीप पटेल को सौंपने का फैसला ऊपर के लेवल पर था, लेकिन बाद में उसने सारा जिम्मा तहसीलदार पर ही डाल दिया। अब सवाल यह है कि एसआईटी ने डीएम की ही बात क्यों मानी और तहसीलदार की बात क्यों नहीं मानी।
और इतनी बड़ी साजिश को सिर्फ एक तहसीलदार पर विभागीय कार्रवाई करने की कहकर छोड़ दिया गया, जबकि डीएम गोधरा ने भी एसआईटी के सामने कहा था कि शवों को विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल को सौंपने का फैसला हाई लेवल पर लिया गया था। यह हाई लेवल कौन था, इसकी सजा सिर्फ तहसीलदार पर ही क्यों डाली गई। यहाँ जयदीप पटेल का थोड़ा जिक्र करना जरूरी है। नरोदा पाटिया नरसंहार जिसमें कि 100 से अधिक लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसका मुख्य आरोपी ये जयदीप पटेल ही था, जो विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी भी थे। जयदीप पटेल को डेड बॉडी सौंपने के मामले में एसआईटी ने मोदी से भी सवाल पूछा कि क्या आप जयदीप पटेल को जानते हैं और क्या आप उनसे गोधरा में मिले थे। इस पर मोदी ने कहा, हाँ जानता हूं। लेकिन यहाँ भी मोदी की बात गोधरा की जिलाधिकारी जयंत रवि से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जयंत रवि ने एसआईटी के आगे बयान दिया था कि कलेक्ट्रेट पर हुई उस मीटिंग में जिसमें कि डिसाइड हुआ था कि शवों को गोधरा से अहमदाबाद ले जाया जाएगा, उस मीटिंग में मोदी के साथ जयदीप पटेल भी मौजूद थे। खुद एसआईटी ने भी इस तथ्य को माना है कि उस मीटिंग में जयदीप पटेल मौजूद थे, लेकिन एसआईटी ने मोदी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि उन्होंने झूठ क्यों बोला कि वे जयदीप पटेल से गोधरा में मिले ही नहीं थे। बहरहाल 27 फरवरी की सुबह को गोधरा कांड हुआ। सेम इसी दिन विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। ऊपर से सरकार ने पुलिस के ही पास शवों को रखने के बजाय, उनके परिजनों को सौंपने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को वे सब सौंप दिए। विश्व हिंदू परिषद के इस बंद के ऐलान को सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा का समर्थन था। यहाँ राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल में गुजरात के तत्कालीन गृह सचिव अशोक नारायण कहते हैं, लिहाजा जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा बंद की घोषणा की गई तो मुख्य सचिव सुब्बा राव ने मुझे बुलाया और कहा, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया एक रैली करना चाहते हैं, इस पर तुम्हारी क्या राय है। मैंने कहा कि ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि तब स्थितियां हमारे हाथों से बाहर निकल जाएंगी। मुख्यमंत्री को यह पता चल गया। उन्होंने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो, हमें उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तब मुझे लिखित में आदेश दे दिए। इस पर उन्होंने मुझे घूर कर देखा। साफ है, बंद के परिणामों की चेतावनी दिए जाने के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद का ये बंद हो जाने दिया और सड़कों को घेरने दिया। जैसे ही ये सब रात में अहमदाबाद आए, वैसे ही अगले दिन सुबह से ही अहमदाबाद में तनाव बढ़ने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को खूब भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल हजारों मुसलमानों की जान गई, बल्कि सैकड़ों हिंदुओं को भी इस दंगे में जान गंवानी पड़ी। मोदी पर बड़ा आरोप यह भी लगा कि जब गुजरात में स्थितियां बिगड़ गई थीं, तब भी उन्होंने राज्य में आर्मी को नहीं बुलाया। 3 दिन तक राज्य में नरसंहार होता रहा, लेकिन आर्मी को बुलाने में जानबूझकर देरी की गई। जब आर्मी गुजरात में प्रवेश भी कर गई, तब भी उसे वाहन और बाकी सामानों को वक्त पर मुहैया नहीं कराया गया। इसे लेकर दंगों को कुचलने के लिए आई आर्मी को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह ने एनडीटीवी से बात करते हुए साल 2018 में एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध के बावजूद सेना को 1 दिन से अधिक समय तक ट्रांसपोर्ट में देरी की गई। करीब 1 मार्च 2002 को सुबह 7 बजे तक 3000 सैनिक अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट और अन्य रसद आदि सुविधाएं नहीं मुहैया कराईं, जिससे कि 1 दिन और अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में मोदी और मोदी के गृह सचिव अशोक नारायण के बयान के आधार पर ही इस मामले में भी मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि आर्मी की तैनाती में कोई देरी नहीं की गई। एसआईटी के इस कंक्लूजन पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने कहा कि मैं एक बार फिर कह दूं कि ये सरासर झूठ है। मैंने जो कहा है वो सच है। मुझे नहीं लगता कि आर्मी की देरी के मामले में मुझसे अधिक उचित कोई और आदमी बात कर सकता है। तीसरा बड़ा आरोप गुजरात पुलिस पर लगा, क्योंकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी के अलावा गृह मंत्रालय का जिम्मा भी मोदी ने अपने पास रख रखा था। इसलिए पुलिस और खुफिया जानकारी के विभाग भी उनके पास थे और उसके अधिकारी भी उन्हें ही रिपोर्ट करते थे। इसलिए आरोप लगा कि पुलिस की निष्क्रियता के पीछे मोदी का कंट्रोल था। एसआईटी की टीम ने पुलिस की भूमिका की जांच की, लेकिन उसने मोदी पर कोई आंच नहीं आने दी, बल्कि एकाध पुलिस अफसरों पर ही सारा भांडा फोड़ दिया। सबसे बड़ा आरोप नरोदा पाटिया नरसंहार को लेकर लगा, जहां 100 से अधिक निर्दोषों को जिंदा जला दिया गया था। यहाँ के लोगों ने उस वक्त के कमिश्नर पीसी पांडे को 100 से भी अधिक कॉल की थी, लेकिन मदद नहीं पहुंची। ये नरसंहार सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा। करीब 9 घंटे तक महिलाओं के बलात्कार किए गए,
उन्हें जिंदा जलाया गया। बावजूद इसके पुलिस ने मदद नहीं की। इस नरसंहार के आरोपी बाबू बजरंगी ने भी तहलका मैगजीन के स्टिंग में कबूल किया कि पुलिस चाहती तो हमें नरोदा पाटिया में घुसने भी नहीं देती, क्योंकि एंट्री के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा रास्ता था। बाबू बजरंगी ने यह भी कहा कि पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद था। पुलिस उल्टा हमसे ही कहती रही कि जाओ मार के आओ। जो काम गुजरात के लिए नरेंद्र भाई ने किया वो किसी और ने नहीं किया। ये बात बाबू बजरंगी ने स्टिंग ऑपरेशन में कही। एसआईटी ने भी अपनी जांच की प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि अहमदाबाद के जॉइंट कमिश्नर एम.के. टंडन, जिनके क्षेत्र में 200 से अधिक मुस्लिमों की हत्याएं हुई, वे जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करने के दोषी पाए गए हैं। यानी उन्होंने जानबूझकर मदद पहुंचाने में देरी की। एसआईटी ने यह भी कहा कि उनके जूनियर पीबी गोंडिया भी नरसंहार होने देने के दोषी पाए गए, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उल्टा प्रमोशन करके सिविल डिफेंस का जॉइंट डायरेक्टर बना दिया गया। अगर इन दोनों ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो सैकड़ों लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। यहाँ आपको बता दूं कि इन दो अधिकारियों की जांच गुजरात सरकार के किसी जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात दंगों की दोबारा से जांच करने का आदेश साल 2009 में दिया और एसआईटी का गठन किया गया, उसी एसआईटी ने इनकी जांच की थी। अब आप सोचिए कि इतनी हत्याएं हो जाने के बाद भी लोकल पुलिस पर और पुलिस के अधिकारियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। संभवतः एक कारण यह हो सकता है कि पुलिस के इन अधिकारियों पर ऊपर से संरक्षण हो, या दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पुलिस के इनएक्टिव रहने का आदेश ही ऊपर से आया हो। एसआईटी ने भी अपनी जांच में कहा है कि इन दोनों अधिकारियों ने जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बावजूद इसके एसआईटी ने यह जांच नहीं की कि क्या इनको ऊपर से आदेश आए थे, और ऊपर से क्रिमिनल केस चलाने के बजाय इन दोनों के ऊपर सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सुझाव दिया गया। ये भी अपने आप में विचित्र बात है। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि इन अधिकारियों को दोषी ठहराने में कॉल रिकॉर्ड्स के डाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, अन्यथा ये सच कभी बाहर ही नहीं आता। कॉल डेटा से न केवल ये पता लगा कि इन अधिकारियों की किस किस से बातचीत हुई और किसका कॉल आया, बल्कि इससे ये भी पता चला कि वे किस वक्त पर कहाँ पर मौजूद थे। इन कॉल रिकॉर्ड से गवाहों के बयानों को भी वेरीफाइड करने में मदद मिली। कॉल रिकॉर्ड के डेटा ने ही इन अधिकारियों के पहले के बयानों का पर्दाफाश किया। इसी कॉल रिकॉर्ड के डाटा से नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आरोपी भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी पकड़ में आई। वे कह रही थी कि नरोदा पाटिया नरसंहार के वक्त मैं गुजरात विधानसभा में मौजूद थी, लेकिन गवाह कह रहे थे कि वे नरोदा पाटिया में भीड़ को उकसा रही थी और कह रही थी कि मुसलमानों के घरों को जला डालो। जब ये कॉल रिकॉर्ड्स बाहर आईं तो नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में माया कोडनानी को कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई। बार बार कॉल रिकॉर्ड्स पर इतना ध्यान खींच रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि क्या बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इस पूरी कहानी का रहस्य इन्हीं कॉल रिकॉर्ड्स में है, और इसी में एक ऐसे ईमानदार आईपीएस अफसर की कहानी दबी हुई है जिसे दंगे रोकने और मासूम बच्चों को बचाने की सजा दी गई। इस बहादुर आईपीएस अफसर का नाम है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा की पूरी कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार मनोज मित्ता ने गुजरात दंगों की जांच पर लिखी अपनी किताब द फिक्शन ऑफ फैक्ट्स फाइंडिंग में लिखी है। गुजरात दंगे अपने चरम पर थे। 2 मार्च 2002 के दिन एक भीड़ ने एक मदरसे में आग लगाने की कोशिश की। इसमें करीब 400 बच्चे मौजूद थे। ये मदरसा भावनगर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद था। उस वक्त राहुल शर्मा भावनगर के एसपी थे। उन्होंने अपनी पुलिस को आदेश दिया कि किसी भी हालत में दंगाइयों को किसी की हत्या नहीं करने देनी है। अगर बंदूक चलानी पड़े तो चलाने में हिचकना नहीं है। भीड़ ने पहले मदरसे में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके इस भीड़ को तितर बितर कर दिया। लेकिन यह भीड़ दोबारा से उस मदरसे को जलाने के लिए इकट्ठा हो गई। राहुल शर्मा मौके पर पहुंच गए और अपनी पुलिस के दम पर राहुल शर्मा ने उस भीड़ से बचाते हुए उन बच्चों को शहर के अंदर एक मस्जिद में शिफ्ट कराया। लेकिन इस बीच पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ गईं। यहाँ मुस्लिम किसी पर हमला नहीं कर रहे थे और इस उग्र भीड़ में जिसको भी नुकसान पहुंचा वो पुलिस की गोलियों से पहुंचा था। शर्मा के काम की तारीफ करने की बजाय गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जड़ाफिया ने राहुल शर्मा को कॉल करके कहा कि वैसे तुमने सही काम किया है, लेकिन पुलिस की फायरिंग में हुई मौतों का रेशियो सही नहीं है। मतलब कि जितने की उस उग्र भीड़ में लोग मारे गए उतने मुस्लिम नहीं मारे गए। राहुल ने जवाब दिया कि स्थिति के अनुसार ही पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और उसी रेशियो में लोगों को नुकसान पहुंचा।
राहुल शर्मा के अनुसार मोदी के गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जड़ाफिया ने ये कॉल घटना के 14 दिन बाद यानी 16 मार्च को की थी। इसके एक हफ्ते बाद ही राहुल शर्मा का भावनगर से ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल ये तब हुआ जब शर्मा ने एक मस्जिद पर अटैक करने पर 21 उपद्रवियों को अरेस्ट कर लिया गया था और इसके बाद भाजपा के नेता डिमांड करने लगे थे कि उन उपद्रवियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन राहुल शर्मा ने वही किया जो एक पुलिस अधिकारी को करना चाहिए, वो भी बिना धर्म, जाति और नस्ल देखे। इसके 24 घंटे नहीं बीते कि राहुल शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी उनका एक तरह से डिमोशन करते हुए। उन्हें एसपी की पोस्ट से हटाकर अहमदाबाद के कंट्रोल रूम में बैठने की जिम्मेदारी दे दी गई। ये एक ईमानदार आईपीएस अफसर के पंख कुतरने जैसा था, लेकिन राहुल शर्मा ने सजा को भी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, जिसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों का खुलासा किया जिसने गुजरात दंगे की जांच को एक्सपोज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भावनगर से अहमदाबाद आए राहुल शर्मा को नरोदा पाटिया नरसहार और गुलबर्ग सोसाइटी नरसहार मामले की जांच करने के संपर्क में आने का मौका मिल गया। अहमदाबाद के कमिश्नर पीसी पांडे ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा और आईआईटी कानपुर से पढ़े राहुल शर्मा के दिमाग में कॉल रिकॉर्ड्स का डाटा इकट्ठा करने का आइडिया आया। उन्होंने मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों से डाटा देने के लिए कहा। जब ये डाटा मिल गया तो वे जानते थे कि ये बेहद महत्वपूर्ण डाटा है, इसलिए उन्होंने इसे अपने निजी कंप्यूटर में इकट्ठा कर लिया और ये जो ओरिजिनल सीडी थी वो सरकार को सौंप दी। जब नानावती कमीशन ने अक्टूबर 2004 में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया तो राहुल शर्मा ने अपने पास मौजूद कॉल रिकॉर्ड की सीडी को कमीशन के आगे पेश कर दिया। जब ये सीडी का डाटा बाहर आया तो वकीलों से लेकर एक्टिविस्टों ने इसके आधार पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन चूंकि नानावती कमीशन खुद मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस सीडी ने गुजरात के दंगाइयों और पुलिस के बीच होने वाली बातचीत और नेक्सस का खुलासा कर दिया। एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि जब राहुल शर्मा ने शुरू में ही इन सीडी को डिपार्टमेंट को सौंप दिया था तो इन कॉल रिकॉर्ड्स का उपयोग जांच में क्यों नहीं किया गया, जबकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा साइंटिफिक एविडेंस था। जब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में गुजरात दंगों के 9 मामलों की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया था, उस टीम ने ही इस डेटा का इस्तेमाल किया और इसके बाद ही भाजपा की मंत्री माया कोडनानी और विश्व हिंदू परिषद का जनरल सेक्रेटरी जयदीप पटेल सलाखों के पीछे पहुंचा। लेकिन आपको पता है इस महत्वपूर्ण जानकारी को बाहर निकालने वाले ईमानदार अफसर राहुल शर्मा के साथ पुलिस और मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत राहुल शर्मा पर ही केस चला दिया, लेकिन अप्रैल 2012 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने आईपीएस अधिकारी राहुल शर्मा के खिलाफ चलाए जा रहे इस केस पर रोक लगा दी और कहा कि शर्मा ने यह डेटा तब दिया जब कमीशन ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था। लेकिन यह क्लियर है कि गुजरात क्राइम ब्रांच के द्वारा जानबूझकर इस डेटा का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं किया गया। शायद इससे बड़े बड़े सफ़ेद कुर्तों के अंदर रंगे लाल खून के छींटे नजर आ जाते, लेकिन एसआईटी ने इस बात की ठीक से जांच नहीं की कि क्यों मोबाइल फ़ोन के डेटा को जांच में इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि राहुल शर्मा ने शुरू में ही डिपार्टमेंट को सीडियां सौंप दी थी। इसके ऊपर के तार भी एसआईटी ने नहीं तलाशे। दरअसल मंत्री इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वे अपने अधिकतर आदेश मौखिक रूप से देते हैं। इसका एक उदाहरण इसी बात से समझ सकते हैं कि गुजरात फाइल किताब के स्टिंग ऑपरेशन में जब गुजरात के होम सेक्रेटरी अशोक नारायण से पूछा गया कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने आपको दंगों को रोकने में ढील देने की बात कही होगी तब आपको गुस्सा आया होगा। इस पर अशोक नारायण ने कहा वे ऐसा कभी नहीं करते, वे कभी भी कुछ भी कागज पर लिखकर नहीं देते। उनके खुद के अपने लोग हैं जिनके जरिए विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो अनौपचारिक चैनल होते हैं उनके माध्यमों से निचले पायदान के पुलिस इंस्पेक्टरों और अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाती है। इसलिए कुछ अफसरों ने ऐसे आदेशों को अपने डायरियों में लिखना शुरू कर दिया। ऐसे ही फॉर्मर डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार ने गुजरात राज्य की जांच समिति नानावती कमीशन के सामने कुछ एविडेंस दिए। दंगों के दौरान आरबी श्री कुमार राज्य के खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लीड कर रहे थे। उन्होंने तमाम सबूत और एक डायरी दी जिसमें बताया कि सरकार ने कई वार्निंग के बाद भी कोई कदम नहीं उठाई। श्री कुमार ने करंट कम्युनल सिनेरियो इन अहमदाबाद सिटी नाम से एक रिपोर्ट 24 अप्रैल 2002 के दिन गुजरात के होम सेक्रेटरी अशोक नारायण को भेजी ताकि सरकार एक्शन ले। इसमें लिखा कि दंगे के पीड़ितों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई विश्वास नहीं बचा है, एफआईआर में गड़बड़ की जा रही है और विश्व हिंदू परिषद के लोग सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए भड़काऊ पर्चे बांट रहे हैं।
पुलिस के अधिकारी भाजपा नेताओं के आदेश मान रहे हैं। एसआईटी ने भी इस रिपोर्ट को जांच में सही पाया। 15 जून 2002 को भी श्री कुमार ने एक और रिपोर्ट भेजी और कहा कि मोदी की रथ यात्रा राज्य में फैले कम्युनल माहौल के लिए सही नहीं है। लेकिन इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी मोदी के अधिकारियों द्वारा नहीं माना गया। 20 अगस्त 2002 के दिन भी श्री कुमार ने राज्य में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव पर एक और रिपोर्ट दी और कहा कि पुलिस की कार्रवाई और जांच में भारी गड़बड़ की जा रही है। इस रिपोर्ट पर भी एक्शन नहीं लिया गया। बाकी रिपोर्ट के बारे में गृह सचिव अशोक नारायण ने कहा था कि रिपोर्ट तो मिली थी, लेकिन एक्शन लिया गया था या नहीं लिया गया था ये उन्हें याद नहीं रहा। लेकिन इस रिपोर्ट को अशोक नारायण ने भी एसआईटी के सामने माना कि हाँ, एक्शन नहीं लिया गया था। श्री कुमार ने 28 अगस्त 2002 को भी एक और रिपोर्ट भेजी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। श्री कुमार ने नानावती कमीशन के आगे पहला एफिडेविट देते हुए डिटेल में बताया कि गोधरा में साबरमती ट्रेन जलाने की घटना को लेकर किस तरह राज्य और केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल रहीं। दूसरे एफिडेविट में उन्होंने सबूत दिए कि कैसे राज्य की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स पर मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरे एफिडेविट में श्री कुमार ने बताया कि किस तरह मोदी के अधिकारियों ने आने वाले चुनाव को लेकर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी रिपोर्ट पॉजिटिव देने के लिए उन पर दबाव बनाया, ताकि गोधरा और दंगों में मारे गए 3000 से भी अधिक लोगों की मौत के बाद तैयार कम्युनल डिवीजन में मोदी को चुनाव जीतने में आसानी हो। मोदी उसी साल चुनाव कराना चाहते थे और हुआ भी यही। दरअसल साल 2001 में आए भुज भूकंप और उसको हैंडल करने में भाजपा की नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद माना जा रहा था कि साल 2003 में आने वाले चुनावों में भाजपा हार जाएगी। इसके लक्षण इस बात से भी नजर आ रहे थे कि गुजरात में हुए उपचुनावों में भाजपा हार गई थी। इन तमाम लक्षणों को देखते हुए भाजपा ने केशुभाई पटेल को हटाकर अक्टूबर 2001 में मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था। तब मोदी को कोई नहीं जानता था और ना ही उनकी ऐसी लोकप्रियता थी। वे अचानक पार्टी संगठन में से बाहर निकलकर राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसलिए माना जा रहा था कि अगले चुनाव में भाजपा हार जाएगी। इसलिए गुजरात में राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा था और इसके लिए कार्ड सेवकों को गुजरात से अयोध्या ले जाने का प्रबंध किया जा रहा था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता रास्ते भर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते रहे और पिटाई करते रहे। इन खबरों को स्थानीय अखबारों में आसानी से टटोला जा सकता है। जिस साबरमती बोगी में आग लगाई गई थी, उस साबरमती के कार्ड सेवकों के द्वारा भी रास्ते भर आतंक मचाया गया था और इसकी खबरें स्थानीय अखबारों में छपी थी। इस सांप्रदायिक माहौल पर तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद रोक नहीं लगाई गई। जब अचानक गोधरा कांड हो गया तो धर्म की राजनीति करने वालों को वो मौका मिल गया जिसका कि वे इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए इतने दिनों से माहौल बनाया जा रहा था। इसलिए गोधरा के गुजरात दंगों के बाद राज्य पूरी तरह हिंदू मुस्लिम दो धर्मों में विभाजित हो गया और मोदी इसी माहौल का फायदा उठाकर जल्द से जल्द चुनाव चाहते थे। जो चुनाव 2003 में होना था उसे एक साल पहले ही कराने के लिए मोदी ने पूरी मशीनरी लगा दी। इसलिए श्री कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे कह दें कि ऐसी सांप्रदायिक परिस्थितियों के बीच भी चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि लाखों लोग उन दिनों कैंपों में पड़े हुए थे। न उनके पास घर थे न वोटर कार्ड थे। अपने तीसरे एफिडेविट में श्री कुमार ने जिक्र किया कि मोदी के अधिकारियों ने उनके फेवर में चुनाव के लिए लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी रिपोर्ट देने के लिए कहा। श्री कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयोग के प्रमुख जीएम लिंगदो की 9 अगस्त 2022 को हुई मीटिंग के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी कि उस मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुजरात गृह मंत्रालय के अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर पर गलत सूचना देने के लिए फटकार लगाई थी। इसके एक हफ्ता बाद यानी 16 अगस्त के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा था कि एडीजी आरवी श्री कुमार ने आयोग के सामने कहा कि 151 कस्बे और नगर 993 गांव जो 182 विधानसभा सीटों में से 154 सीटों को कवर करते थे, ये सब दंगों से प्रभावित थे और ये अन्य अधिकारियों के दावा की पोल खुलते हैं। अपने तीसरे एफिडेविट के साथ श्री कुमार ने नानावती कमीशन को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी थी, ये प्रूव करने के लिए कि स्टेट सेक्रेटरी जीसी मुर्मू, गृह मंत्रालय के अधिकारी दिनेश कपाड़िया और सरकार की स्पेशल प्रोसिक्यूटर अरविंद पांड्या ने नानावती कमीशन के आगे सच न बोलने के लिए उन्हें धमकाने की कोशिश की। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच में इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सही पाया, लेकिन ये जांच नहीं की कि गृह मंत्रालय के ये अधिकारी श्री कुमार को किसके कहने पर धमका रहे थे। यहाँ एक और सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा सबूत श्री कुमार ने पेश किया
दरअसल जब दंगों के दौरान ही श्री कुमार को स्टेट इंटेलिजेंस का चीफ बनाया गया था तो उन्होंने एक डायरी बनाना शुरू कर दिया था। अप्रैल महीने से सितंबर महीने तक, जब तक कि उन्हें डिपार्टमेंट से निकाल नहीं दिया गया, तब तक श्री कुमार ने इस डायरी में उन सब आदेशों की एंट्री की जो उन्हें मौखिक तौर पर दिए गए थे और जो अनैतिक थे, जो गैर कानूनी थे और सरकार के लिए लाभ लेने वाले थे। अपने चौथे एफिडेविट में श्री कुमार ने उनसे पहले के इंटेलिजेंस हेड जो गुजरात दंगों के चरम के दिनों पर तैनात थे, उनके वक्त हुई मीटिंग के बारे में बताया कि उनके वक्त तमाम आदेश दिए गए, तमाम मीटिंग्स हुई, लेकिन उनके बारे में कोई मिनट्स या डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया, इसलिए मैंने वो डायरी मेंटेन की। बहुत से बड़े अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री मौखिक निर्देश दे रहे थे, वो भी ऐसे निर्देश जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ थे। लेकिन कमाल की बात है कि इस डायरी की भी एसआईटी ने जांच नहीं की और कह दिया कि ये एक अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। नरेंद्र मोदी सरकार ने नानावती कमीशन के आगे साल 2002 में ही एफिडेविट देने वाले श्री कुमार का प्रमोशन रोक दिया। साल 2005 में गुजरात सरकार ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी और ये चार्जशीट नानावती कमीशन के सामने एफिडेविट जारी करने के कारण की गई। इन्हीं आईपीएस अधिकारी को बीते दिनों दंगों के पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली तीस्ता सीतलवाड़ के साथ गुजरात पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, जिन्होंने साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट दिया था कि मोदी ने एक मीटिंग में विशेष निर्देश दिए थे कि अधिकारी दंगों के बीच में ना आ जाएं। भट्ट के इस एफिडेविट के बाद गुजरात सरकार ने एक केस डालकर उन्हें अरेस्ट कर लिया और इसके कुछ दिन बाद उन्हें नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन नवंबर 2012 में संजीव भट्ट पर 22 साल पुराना यानी कि 1990 के समय का एक केस निकालकर उन पर केस चला दिया गया और साल 2019 में उन्हें इस केस में सजा सुना दी गई। साल 2019 से ही आईपीएस संजीव भट्ट जेल में हैं। जिस मीटिंग का हवाला उन्होंने दिया कि जिस दिन गोधरा कांड हुआ उसी रात मोदी ने बड़े सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उन्हें दंगाई भीड़ के बीच न आने का आदेश दिया था। यही सेम बात मोदी की ही पार्टी के गृह मंत्री रहे हरीन पांड्या ने साल 2002 में ही सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने कही। एमडी देशपांडे ने अपनी किताब गुजरात राइट्स द ट्रुथ स्टोरी में लिखा है कि हरीन पांड्या ने आउटलुक मैगजीन को बताया कि इस 2 घंटे की मीटिंग में डीजीपी चक्रवर्ती ने इसका विरोध किया तो मोदी ने उन्हें फटकारते हुए चुप करा दिया और कहा कि आदेश का पालन करो। गुजरात दंगों के वक्त हरीन पांड्या राजस्व राज्य मंत्री थे। वे केशुभाई पटेल के नज़दीकी माने जाते थे। मोदी से पहले जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हरीन पांड्या ही गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। लेकिन मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया। हरीन पांड्या के इस बयान के बाद 26 मार्च 2003 के दिन संदिग्ध परिस्थितियों में हरीन पांड्या की किसी ने हत्या कर दी। पास में ही पुलिस थाना होने के बावजूद 2 घंटे से अधिक समय तक उनकी बॉडी कार में ही पड़ी रही। हरीन पांड्या की ये संदिग्ध मौत अपने आप में एक रहस्य है। उनकी पत्नी इसे एक राजनीतिक हत्या मानती हैं। संजीव भट्ट के सीनियर और पूर्व स्टेट इंटेलिजेंस चीफ आरबी श्री कुमार ने नानावती कमीशन को ये भी बताया कि उन्हें हरीन पांड्या का फोन टेप करने के लिए कहा गया था। बाद में तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन शेख पर हरीन पांड्या की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा, लेकिन साल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख को एक फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। इस एनकाउंटर के गवाह तुलसी प्रजापति को भी अगले ही साल 2006 में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। इन दोनों ने किसके कहने पर हरीन पांड्या की हत्या की, ये अब तक एक रहस्य है भी या नहीं है। और ये दोनों जो हरीन पांड्या की मौत के पीछे के असली आदमी का नाम खोल सकते थे, इनके फर्जी एनकाउंटर के पीछे कौन था, ये फर्जी एनकाउंटर क्यों किए गए, वे किसे छुपाना चाहते थे, ये अपने आप में सवाल है। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि इसी मामले में साल 2012 में सीबीआई ने अमित शाह और करीब 32 अधिकारियों को अपनी चार्जशीट में दोषी माना था। इसी मामले के कारण साल 2012 में अमित शाह और गुजरात पुलिस के इन अधिकारियों को अरेस्ट किया गया था और अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे, यह नियति का आदेश। वही अमित शाह आज देश के गृह मंत्री हैं और जिस सीबीआई ने उन्हें कभी अरेस्ट किया था, आज वही सीबीआई उनके अंडर काम करती है और उन्हें ही रिपोर्ट करती है, उनके आदेशों का पालन करती है। गुजरात दंगों के दौरान मोदी के बयान हो या दंगों को रोकने वाले अधिकारियों के प्रति उनका व्यवहार हो, आर्मी को लेट बुलाने का फैसला हो या उनकी ही मंत्री का नरसंहार में लिप्त पाए जाने का मामला हो, चाहे गोधरा से शवों को अहमदाबाद लाने का फैसला हो या दंगों के तुरंत बाद चुनाव कराने की जल्दी हो, इसके अलावा
गुलबर्ग सोसाइटी और एहसान जाफरी का मामला हो, चाहे सरकारी वकीलों की जगह विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों की नियुक्ति का मामला हो, ये कई सारे रेड फ्लैग्स गुजरात नरसंहार में उनकी भूमिका को लेकर एक शक की लकीर खींचते हैं। बावजूद इसके वे एसआईटी और न्यायालय से सफेद होकर निकले। ये उस दौर के गुजरात में लोकतंत्र और इंसानी मूल्यों को कुचलने की तस्वीर बयान करते हैं, जहां किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने दो समुदायों को आग में ढकेल दिया। जो उस दौर में गुजरात में हुआ, लगभग उसी तरह आज भी संवैधानिक संस्थानों, ईडी, सीबीआई, पुलिस और सरकारी विभागों पर अनैतिक रूप से नियंत्रण किया जा रहा है। टीवी से लेकर अखबारों में बीते 8 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है। इसके इतर नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी प्रक्रिया में 2-3 लोगों के हाथ में नियंत्रण सौंप दिया गया है, जिनकी कुर्सी के नीचे न्याय की देवी का सब पड़ा हुआ है। लेकिन एक समाज के रूप में विचार करूं तो जितनी भी समझ अभी तक की किताबों और मामूली से अनुभव से पाई है, उससे इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि केवल एक चीज़ इस दुनिया में हिंसा और आतंकवाद को ख़त्म कर सकती है और शांति ला सकती है, वो एकमात्र चीज़ है न्याय। जहाँ न्याय नहीं वहाँ पीस नहीं, जहाँ न्याय नहीं वहाँ उम्मीद नहीं, जहाँ न्याय नहीं वहाँ स्थिरता नहीं। इसलिए एक देश, एक राज्य या किसी क्षेत्र में शांति के लिए ज़रूरी है कि सबके साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो और अदालती न्याय भी हो। किसी भी एक आदमी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जिस राज्य या ताकत के अधीन वो रहता है उससे उसको न्याय नहीं मिलता, और अगर ऐसा हुआ तो वो समाज हमेशा अस्थिर रहेगा और दिन प्रतिदिन हिंसा की घटनाओं का सामना उसे करना पड़ेगा। मोटा माटी यही बातें यूरोप के एक लेखक बेंजामिन क्रेमे ने अपनी किताब द वर्ल्ड टीचर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी में लिखा है। लेकिन यहाँ प्लूटो ने एक और बड़ी लकीर खींची है जो न्याय के मूल्यों को और अधिक परिभाषित करती है। प्लूटो ने कहा कि अन्याय का सबसे अधिक बुरा रूप ढोंग किया हुआ न्याय है। न्याय से बुरा, बहुत बुरा, न्याय करने का ढोंग करना है। मतलब असली अपराधियों को बचाने के लिए छुटमुट अपराधियों को पकड़कर ये दिखाना कि न्याय हो गया। गुजरात दंगों के बाद हुई जांच और उसके बाद मिला न्याय दरअसल इसी किस्म का न्याय है, यानी न्याय के नाम पर न्याय का ढोंग किया गया। जिस तरह कार सेवकों के शवों को नरसंहार के आरोपी को सौंपा गया और इसका पूरा ठीकरा एक मामूली तहसीलदार के सर फोड़ दिया गया, जिस तरह बड़े पुलिस अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका खुद एसआईटी ने स्वीकार की, बावजूद इसके सजा के नाम पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कहा और उस आदमी को छोड़ दिया गया जो ऊपर से इन अधिकारियों को कठपुतली की तरह चला रहा था, वो इस न्याय को न्याय करने का ढोंग कहने के लिए काफ़ी है। इस सीरीज़ को लिखने में मुझे बहुत अधिक कुछ छोड़ना पड़ा। इस पर लिखने और बोलने के लिए कम से कम 10 सीरीज़ बनानी पड़ेंगी। फिलहाल गुजरात दंगों की सीरीज को सिर्फ 4 एपिसोड में ही समेट कर जा रहा हूँ, लेकिन बीते दिनों में इसे लिखने में और कहने में मैंने पाया कि इससे भावनात्मक रूप से जुड़ गया हूँ, पर इस पर समय की देयताओं के चलते आज इसे समेटना पड़ रहा है। आपने इसे अपना समय देकर सुना। मुझे मालूम है आप में से भी बहुत से लोग भावनात्मक रूप से इससे जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपका इसे सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि गुजरात दंगों के उन हजारों पीड़ितों को हमारी अदालतों से कभी न्याय मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगर इंसानों की बसाई इस दुनिया के इतर कोई दूसरी दुनिया होती होगी जहाँ ईश्वर का न्याय चलता होगा, तब जरूर ऊपर वाला इन लोगों के साथ न्याय करेगा और उसकी छड़ी इन अपराधियों को सजा देने में कांपेगी नहीं। ऐसी प्रार्थना है और ऐसी ही उम्मीद है। जब तक सांस लेते हैं तब तक जीते हैं। तब तक इस सीरीज को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।